हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत श्रीवास्तव है। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे फिजिक्स के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनकी यूनिट्स कैसे हम लोग निकालते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है उनकी यूनिट्स कैलकुलेट करना। और फिर तीसरी चीज़ हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो चीज़ है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, हम सुनते आ रहे हैं फिजिक्स में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। आखिर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इनको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिन क्वांटिटीज़ को हम लोग किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, सिंपली जैसे अगर ये डस्टर है, ठीक है, अगर हमें इसकी लेंथ मेज़र करनी है, ठीक है, या फिर अगर ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर की अगर हमको लेंथ मेज़र करनी है तो हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इसकी लेंथ मेज़र करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और इसकी लेंथ जो मेज़र होकर आएगी वो लेंथ क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ जिसकी लेंथ हम लोग किसी चीज़ से मेज़र ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र ही ना कर पाएँ, उसको क्या कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि हाउस को मेज़र करना है, ठीक है, अगर हम किसी हाउस की हाइट मेज़र कर रहे हैं या फिर उसकी लेंथ मेज़र कर रहे हैं या फिर उसका एरिया मेज़र कर रहे हैं, तो ये सारी तीनों चीज़ें क्या आ गई, ये क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर हाउस मेज़र करना है, नंबर ऑफ़ हाउसेज मेज़र करने हैं, तो वो कैसे मेज़र करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है मेज़र करने के लिए, तो वो कहाँ पे आएगा, वो हो जाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारी आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर डार्कनेस मेज़र करनी है, ठीक, डार्कनेस हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, नहीं मेज़र कर सकते, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेज़र करने के लिए, तो डार्कनेस क्या हो गई, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और फिजिकल क्वांटिटी सिंपली क्या होती है कि जिनको हम लोग किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं। बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये तीन टाइप्स की होती हैं हमारे पास। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन से तीन टाइप्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, हम देखते हैं। पहला हमारा हो गया क्या, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़। सेकंड होती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड थर्ड हमारी होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, तीन तरीके की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। बेसिक क्वांटिटीज़, इनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं और थर्ड होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, अच्छा बात करते हैं सबसे पहले बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में कि बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो द क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, क्या होती हैं बेसिक क्वांटिटीज़, इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, जो क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब बेसिक क्वांटिटीज़ को आपस में हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर लेंथ है, ठीक है, और दूसरी एक हमारी बेसिक क्वांटिटी हो गई मास, तो क्या हम लोग लेंथ को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते। दैट मीन्स कि बेसिक क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक, सेकेंड आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से जिन क्वांटिटीज़ को ऑब्टेन किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किसी भी तरीके से, तो तब जो क्वांटिटीज़ निकल के आती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और थर्ड होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, आइए डिटेल में बात करते हैं बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो हमें पता है कि जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ तीन टाइप्स की होती हैं और पहला हमारा है फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़। तो बेसिक क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ हमारी होती हैं 7 टाइप्स की, 1 और 7। तो पहली जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है ये क्या हो गई है, लेंथ। सेकंड होती है मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सेवन्थ हमारी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 7 हम लोगों की हो गई फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 हमारी फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ हो गई। और इन क्वांटिटीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 चीज़ों की हेल्प से एक्सप्रेस किया जाता है। कौन कौन सी 2 चीज़ें? एक तो हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ की होती है, और दूसरी चीज़ होती है यूनिट। ठीक है, तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए जिन यूनिट्स का हम लोग यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स। तो लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है भाई? मीटर होती है। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। ठीक है, तो ये जो भी यूनिट्स हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, इनको हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? अच्छा, जैसे हम लोग लेंथ को यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं मीटर में, यहाँ पे हम लेंथ को सेंटीमीटर से भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मास को हम लोग ग्राम में भी मेज़र कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी मेज़र कर सकते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड में मेज़र कर सकते हैं, और मिनट में भी मेज़र। लेकिन ऐसा क्या है कि हम लोग इसी तीनों चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मीटर, किलोग्राम या फिर सेकंड। ठीक है, तो होता क्या था कि जब पुराने टाइम में हम लोग जब मेज़रमेंट के लिए अपने लोकल चीज़ों को यूज़ करते थे, जैसे हाथ की लेंथ को हम मेज़रमेंट की तरीके से यूज़ करें या फिर फिंगर्स की लेंथ को यूज़ करते थे, जैसे जैसे हम इंटरनेशनली अपना ट्रेड करना हमने स्टार्ट किया तो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई कि आखिर क्या चीज़ें हों जो एक जैसी हों हर जगह पे मेज़रमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी मेज़रमेंट का सिस्टम यूज़ होता था वो कौन सा सिस्टम था? FPS सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है, अगर हमें इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो हर जगह पे मेज़रमेंट एक जैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ें यूज़ होना स्टार्ट हुई वो क्या स्टार्ट हुई? FPS सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है, FPS सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट क्या होता है? तो जैसे क्या होता है FPS, जहाँ पे लेंथ को हम लोग किस में मेज़र कर रहे हैं? फुट में। मास को मेज़र किस में कर रहे हैं? पाउंड में। और टाइम को किस में मेज़र करते थे? सेकंड में। द सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, mass is measured in pound and time is measured in second is known as FPS system of measurement। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद ये चेंज होकर क्या हो गया? CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। CGS सिस्टम में क्या था? लेंथ को हम लोग किस में मेज़र करते थे? सेंटीमीटर में। मास को किस में मेज़र कर रहे हैं? ग्राम में। और टाइम को सेकंड में ही मेज़र करते थे। तो द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड इज नोन एज CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या हुआ? द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड इज नोन एज MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। अब आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि इस टाइम पे जो हम लोग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं ये MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये MKS, CGS या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो थे ये सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तक ही लिमिटेड थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ों को ही दिखाया जा रहा है कि 3 चीज़ें ही यहाँ पे मेजर्ड हो रही हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को और फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ पता चलती गई तो उसके बाद और ज़्यादा इनकी यूनिट्स के बारे में हमें आवश्यकता लगी, तो हमने क्या किया कि फिर एक नया सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बना लिया जिसको हमने क्या कहा? SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, और ये जो हमारी सारी यूनिट्स हैं ये किस सिस्टम में है? SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से लिखी हुई है। ठीक है, तो उसमें 7 यूनिट्स हो गए SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उनको हमने क्या कहा? फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स। ठीक है, अब दूसरे तरीके की देखते हैं क्वांटिटीज़ कौन सी थी? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, ये तो हो गए फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़। आपको ये सारी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको हमारी साइट पे जाके ये सारे नोट्स वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। आप सिर्फ पढ़ते रहिए क्लास में, बाकी चीज़ें आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे तरीके की हमारी जो क्या थी? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है,
अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जैसे मैंने बताया था कि द क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ऑब्टेन किया गया है। मतलब क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से। जैसे अगर हम देखें, एक डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? एरिया। अब एरिया जब हम किसी चीज़ का कैलकुलेट करते हैं तो एरिया कैसे, सपोज करिए अगर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो क्या आएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ जो हमारी है ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी लिख दिया हमने, ठीक। और जो यहाँ पे ब्रेथ है, भाई ब्रेथ भी तो एक तरीके की लेंथ ही है, ब्रेथ इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ, तो ये भी क्या हो गई? एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। क्लियर है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी और ये दोनों मिलके क्या बना लिया इन्होंने? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक नई क्वांटिटी ऑब्टेन करते हैं तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, ठीक है। और हमें पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को भी आपस में इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, तो डिराइव्ड क्वांटिटी को भी आपस में इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर है? ठीक। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्लियर हो गया, ठीक। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्लियर होने के बाद इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, जितनी भी सारी चीज़ें, जितनी भी हम लोग क्वांटिटीज़ जानते हैं वो सारी क्वांटिटीज़ कहाँ पे आ जाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को छोड़ के, ठीक है। ये हो गया हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब थर्ड टॉपिक जो हमारा है, तीसरे तरीके की फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। क्या होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं। पहले तो देखते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। दो ही होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक होती है प्लेन एंगल और दूसरी होती है हमारी सॉलिड एंगल, ठीक है। और इनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको क्या कहेंगे? एज इट इज़ सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे। अच्छा, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन, ठीक है। प्लेन एंगल की यूनिट होगी रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि प्लेन एंगल होता क्या है, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग जो एंगल पढ़ते आए थे तो हमें ये पता था सिंपली कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा ये एंगल क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल। अगर इसकी आर्क ds है और इसकी रेडियस r है तो हमें पता है एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क ds अपॉन r। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फोकस्ड होकर यहाँ पे समझिए चीज़ों को। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से, दो स्ट्रेट लाइन्स है और उनके बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल बोलेंगे। अगर आर्क लेंथ ds है, रेडियस r है, देन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r। क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं सॉलिड एंगल की। प्लेन एंगल तो हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड एंगल क्या होता है? सपोज करिए अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। एक स्फीयर जैसे हम लोग देखते हैं कि फुटबॉल होती है, ठीक है। अगर हम फुटबॉल को बीच से कट कर दें या फिर एक 1/4 पार्ट उसका कट कर लें तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके थ्रू उसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। जैसे देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक फुटबॉल थी, ठीक है। अगर हम इसको कट कर रहे हैं, बीच से हमने इसको आधा कट कर दिया, तो जो ये इसका रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है ये किस फॉर्म में हो गया? ये हो गया हेमिस्फीयर के फॉर्म में। ये हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। अब इस हेमिस्फेरिक से जो इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा, यहाँ इसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बनेगा, इस पूरे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल, ठीक है। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे प्लेन एंगल कैलकुलेट करते हैं आर्क अपॉन रेडियस से, उसी तरीके से सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? DA, A मीन्स एरिया, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शेप, दैट मीन्स हेमिस्फीयर और एनी अदर शेप, द क्वाड्रेंट ऑफ एन स्फीयर और एनीथिंग, एंड r स्क्वायर, ठीक है। r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अगर ये एरिया जो भी है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल को,
डी ए जो भी एरिया है हमारे पास, और आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सॉलिड एंगल कैलकुलेट करने का तरीका। प्लेन एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, और सॉलिड एंगल इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, वेयर डी ए इज द एरिया ऑफ द शेप एंड आर स्क्वायर इज द रेडियस। क्लियर है? ठीक है, ये तो बात हो गई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और सारी चीज़ों की फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में। ठीक है, कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है तो उसको हमें एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हमारी किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए? एक तो हो गई न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरी हो गई यूनिट। ठीक है, कोई भी अगर हमारा क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको हम दो चीज़ों से एक्सप्रेस करते हैं। एक तो हो गई हमारी न्यूमेरिक वैल्यू इनटू जो भी उसकी यूनिट हो गई। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई, या फिर ये डस्टर है, ठीक है, अगर हम पूछें इस डस्टर का मास कितना होगा या फिर इसका वजन कितना होगा, तो वो कितना आएगा? इसका मास आएगा, जैसे हमने लिख दिया इसका मास था 1 किलोग्राम मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसका मास 1 किलोग्राम है, ठीक है, हमें पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम्स। क्लियर है? 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। हमें पता है ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू जो है चेंज हो रही है, और जो हमने यूनिट्स लिखी हुई है ये कौन सा सिस्टम है? एसआई सिस्टम में लिखा हुआ है और ये सीजीएस सिस्टम में लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ से इनकी यूनिट्स भी चेंज हो जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करने पे उनकी यूनिट्स भी चेंज है। तो यहाँ पे अगर n1 u1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n2 u2। अच्छा, क्या इस जो हमने मास से लिखा था डस्टर का मास, क्या इससे उस क्वांटिटी के मास पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, वो तो मास सेम रहेगा। क्या डस्टर का मास कभी चेंज होगा? अगर आप ग्राम में मेज़र करेंगे तो क्या उसका मास ज़्यादा आएगा, या फिर किलोग्राम में मेज़र करेंगे तो उसका मास कम आएगा? ऐसा तो नहीं होगा, उसका मास जो है वो तो वही रहेगा। सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करने पे उसकी यूनिट्स चेंज होंगी, या फिर यूनिट चेंज करने में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ना नोट करना चाहें तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स प्रोवाइडेड है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि जो ये यूनिट्स हैं इनको ऐसे ही हम लोग चेंज करते हैं? क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ से यूनिट हम देख रहे हैं कि किलोग्राम क्या एक बड़ी यूनिट है, किसके कंपैरिजन में? ग्राम के कंपैरिजन में। तो जब हम बड़ी यूनिट से जा रहे हैं छोटी यूनिट में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूमेरिक वैल्यू की वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल रहना चाहिए। क्लियर है? इसलिए ये चेंजेस हो रहे हैं। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अच्छा, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी के साथ में। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में, तो देखते हैं कि हम लोग अभी तक जो प्लेन एंगल पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी तक हमें पता था कि दो स्ट्रेट लाइन है, अगर उनके बीच का कोई एंगल हम कैलकुलेट करते थे तो वो एंगल कैसे कैलकुलेट करते थे? डिग्री में, 45 डिग्री या 60 डिग्री। और यहाँ पे जब मैंने भी बताया तो मैंने एंगल का यूनिट क्या बताई थी? रेडियन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर एंगल की वैल्यू डिग्री में दी होगी और उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इन रेडियन। क्लियर है? 1 डिग्री की वैल्यू अगर हमें रेडियन में कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे कि एक हमारा ये सर्कल है, ठीक है, हालांकि सर्कल जैसा लग नहीं रहा है ये। अगर ये सर्कल है और इसकी रेडियस r है और ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 360 डिग्रीज़ का, ठीक, तो इस सर्कल जो भी ये 360 का एंगल बना रहा है हमें क्या कैलकुलेट करना है? 1 डिग्री। तो हमने क्या एज्यूम किया? एक सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस r है और वो अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें क्या पता है? एक ही चीज़ हमें पता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, जितना हम पढ़ा रहे हैं आप इतना पढ़ते चलिए। ठीक है, और नीट का एग्ज़ाम आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो एंगल क्या है? हमने देखा यहाँ पे एंगल कितना है? 360 डिग्री। आर्क, अच्छा ये जो सर्कल है आर्क क्या होगी इसमें? सर्कल में आर्क क्या है? ये पूरी आर्क है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, हमारी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, यही हमारी आर्क है। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r, और यहाँ पे रेडियस सर्कल की कितनी है? r। ठीक है,
अब ये चीज़ आ गई। अच्छा, जब भी हम कभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ देखेंगे कि ये जो हमें फाइंड आउट करना है आंसर, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे वैल्यू किसकी आ रही है, 360 डिग्री की। क्या कर सकते हैं, कैसे करें, पहले तो चीज़ ये आर से कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। क्लियर है, 2 पाई आ गया। हमें वैल्यू चाहिए थी 1 डिग्री की। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 360 से तो यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी 1 डिग्री। तो जब एक साइड डिवाइड करेंगे तो दूसरी साइड भी हम इसको डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से। ये इससे पूरा कट गया, ये आ गया 180। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 180, और ये किस में आया है, रेडियन में। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कैलकुलेट हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमें किसी भी एंगल की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, चाहे वो 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, हम सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है और हमें वैल्यू किस में मिल जाएगी, रेडियन मिल जाएगी। अच्छा, सपोज करिए एंगल अगर मिनट में दिया हो, जो डिग्री से भी छोटा होता है, या फिर एंगल अगर सेकंड में दिया हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे देखते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स के इक्वल। दैट मीन्स 60 मिनट इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 60 से, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिनट की वैल्यू मिलेगी। देन उसके बाद अगर हम फर्दर उसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो उसको फिर से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 1 सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 मिनट एंड 1 सेकंड की वैल्यूज़ आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका वैल्यू क्या आ रही है। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बताइए, मैं आपको इसका वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। अच्छा, अगर हमें सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना हो, इस तरीके से किसी भी शेप का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आधा सर्कल है तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा, 90 डिग्री वैल्यू हो जाएगी उसकी एंगल का, तो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे उसका। अच्छा, अगर कोई स्फेयर है हमारे पास, अगर हमें सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है, सॉलिड एंगल हमें कैलकुलेट करना है एक सर्कल के ऑक्टेंट के थ्रू। अगर हमारे पास एक ये स्फेयर था और ऑक्टेंट, ऑक्टेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्टेंट मीन्स होता है 1/8 पार्ट। ऑक्टेंट के थ्रू उसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सॉलिड एंगल बाय ऑक्टेंट ऑफ अ स्फेयर, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑक्टेंट का मतलब होता है 1/8 पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने बताया था अभी कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू DA, यहाँ पे ये DA एरिया है, R² इसका रेडियस है। अच्छा, ये अगर हमारा सर्कल है या स्फेयर है हमारा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड एंगल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्फेयर का एरिया क्या होता है, स्फेयर का एरिया होता है 4πr²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 1/8 पार्ट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्टेंट का एरिया कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। दैट मीन्स πr²/2। क्लियर है, ये तो एरिया आ गया हमारे ऑक्टेंट का एरिया है 1/8 पार्ट का। और इसकी रेडियस कितनी हम ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे r। देखते हैं कैसे आएगा। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया कितना है, πr²/2, कितना है, πr²/2, और नीचे कितना है, r²। ये r² इस r² से कैंसिल हो जाएगा। सॉलिड एंगल कितना आ गया, π/2 स्टे रेडियन। ये हमारा आ गया सॉलिड एंगल कैलकुलेट होके। ऐसे ही अगर कोई भी शेप है उसका हमें निकालना है सॉलिड एंगल, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्टेंट की जगह हेमिस्फीयर हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्टेंट की जगह हेमिस्फीयर हो जाए या फिर क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, हेमिस्फीयर का मतलब एक स्फीयर का आधा और क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट किसी भी स्फीयर का, तो उसका भी हम लोग सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों का सॉलिड एंगल कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर आएगा सॉलिड एंगल का दोनों का। ठीक है, थैंक यू।